मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। उसमें मैंने आपको 3 सिद्धांत बताया था। पहला सिद्धांत था एक तत्व सिद्धांत, दूसरा द्वितत्व या त्रितत्व सिद्धांत, और तीसरा था मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी बहुतत्व सिद्धांत। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं। चौथा है समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। बहुत सारे किताब में ग्रुप फैक्टर थ्योरी को हिंदी में समूह कारक सिद्धांत भी कहा गया है। इसीलिए आप ये समझ लेंगे कि समूह तत्व या समूह कारक सिद्धांत एक ही है। समूह तत्व सिद्धांत शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लुई थ्रस्टन और कैली ने इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के सहायता से प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक के सिद्धांतों से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थ्रस्टन ने बुद्धि को मानसिक योग्यता का भंडार बताया और विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में निम्नलिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 7 होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अनेक तथ्यों या कारकों से मिलकर बनती है। चूंकि यह प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनता है, इसलिए इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह योग्यता या कारक एक दूसरे से भिन्न होता है। अब हमको यह समझना है कि बुद्धि के निम्नलिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं क्या क्या होती है। पहला, स्थान संबंधी योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी, इसे हम एस से सूचित करते हैं। स्थान संबंधी योग्यता हम किसे कहते हैं? पहले इसको समझना है कि स्थान संबंधी योग्यता हम किसे कहते हैं। हम यहां से बैठे, हम दूसरे स्थान की कल्पना करते हैं और कल्पना करके हम उसको समझते हैं, तो ऐसे योग्यता, ऐसी क्षमता को हम स्थान संबंधी योग्यता कहते हैं। यानी एक उदाहरण आपको बताते हैं कि एक बालक अपने कॉपी पर एक चित्र बनाता है जो मकान का चित्र है, तो उस बालक में कैसी योग्यता पाई जाती है? थ्रस्टन के अनुसार तो उस बालक में हमें स्थान संबंधी योग्यता पाई जाती है, यानी वो कल्पना के आधार पर वो मकान का चित्र बनाता है। इसीलिए वो क्या है? स्थान संबंधी योग्यता है। यानी जिस बालक में कल्पना करने की शक्ति होती है, कल्पना करने की क्षमता होती है, ऐसी योग्यता को स्थान संबंधी योग्यता कहते हैं। दूसरा, अंक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी, इसे हम एन से सूचित करते हैं। नंबर एबिलिटी आप लोग जानते हैं कि बहुत लोगों के अंदर अंक पहचानने की क्षमता होती है। यानी हम किसी बालक को कहते हैं कि 99 + 99 क्या होता है, वो तुरंत बता देता है। या हम कहते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो तुरंत बता देता है। यानी अंकों को पहचानने की क्षमता जिसमें होती है, वैसे योग्यता को हम अंक योग्यता कहते हैं। तीसरा, शब्द योग्यता यानी वर्बल योग्यता, शब्दों की पहचानने की क्षमता जिसमें होती है, उसको हम शब्द योग्यता कहते हैं, और इसे हम वर्बल एबिलिटी के कारण भी से सूचित करते हैं। चौथा, वाक शक्ति योग्यता यानी वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। यानी बोलने की क्षमता या बोलने की चालाकी को हम लोग वाक्य शक्ति योग्यता कहते हैं। यानी हम लोग कहते हैं कि अपने अपने बोली के कारण, अपने अपने चालाकपन के कारण कोई देखिएगा बात ही बात में बहुत कुछ बोल देता है, तो ये सब उसकी वाक शक्ति योग्यता में ही ये सब आती है। जैसे आप लोग पौराणिक कथा पढ़े हैं कि सावित्री ने यमराज से क्या मांगा? कहा कि मैं पुत्र हो जाऊं, ऐसा हमको वरदान दीजिए। तो ये उसमें वाक्य संबंधी यानी वाक्य शक्ति में योग्यता थी।
जिसके कारण वो पुत्र का वरदान मांग के अपने पति को जीवित कर लेती है। पांचवा स्मरण शक्ति यानी मेमोरी एबिलिटी, इसे एम से सूचित करते हैं। और मेमोरी यानी याद करने की क्षमता, यानी बच्चे जो याद करते हैं, याद करने की क्षमता को हम मेमोरी एबिलिटी कहते हैं। छठा तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी, इसे हम आर से सूचित करते हैं और ये तर्क करने की क्षमता को समझा जाता है। जिस बालक में तर्क करने की क्षमता होती है, ऐसे क्षमता वाले योग्यता को हम तार्किक योग्यता कहते हैं। सातवां पर्यवेक्षण शक्ति योजना यानी परसिपिचुअल एबिलिटी, यानी इसे पी से सूचित करते हैं। क्या है, इसे किसे कहते हैं, तो तुरंत देखकर समझना यानी पर्यवेक्षण करने की क्षमता यानी पहचानने की क्षमता। हम देख के पहचान जाते हैं कि बच्चा कोई गणित बनाता है या कोई काम करता है, हम उसे देखते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं और समझ जाते हैं कि इसका उत्तर ये सही बनाया है। तो ये इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण शक्ति योग्यता कहते हैं। यानी तुरंत देखकर, समझकर, पहचानकर पर्यवेक्षण करने की क्षमता को पर्यवेक्षण शक्ति योग्यता कहते हैं। समझ गए? तो पहला है आपका स्थान संबंधी योग्यता, जो एक स्थान पर बैठ के दूसरे स्थान की कल्पना करते हैं, ऐसे योग्यता को स्थान संबंधी योग्यता कहते हैं। दूसरा अंक योग्यता, तीसरा शब्द योग्यता, चौथा वाक्य शक्ति योग्यता, पांचवा स्मरण शक्ति योग्यता, छठा तार्किक योग्यता और सातवां पर्यवेक्षण शक्ति योग्यता। अर्थात बुद्धि इक्वल टू ये सातों का योग को हम लोग बुद्धि कहते हैं। यानी S प्लस N प्लस V प्लस W प्लस M प्लस R प्लस P, यानी इन लोगों को हमने जिससे सूचित किया था उन सबों को जोड़कर हम बुद्धि कह सकते हैं। थ्रस्टन कहते हैं कि समस्त मूल तत्वों में परस्पर सहसंबंध होता है। यानी ये एक दूसरे, जो ये हमारा मानसिक योग्यताएं हैं यानी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, ये एक दूसरे से सहसंबंधी होते हैं, यानी को रिलेशन एक दूसरे से होता है। दो मूल तत्वों में जितना अधिक सहसंबंध होगा उतना ही उसके बीच में सीखने का कला यानी सीखने और हस्तांतरण करने की उतना ही अधिक क्षमता होगी। तो ये हो गया आपका समूह तत्व सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब पांचवा क्रमिक महत्व सिद्धांत यानी हिरार्चिकल थ्योरी। क्रमिक महत्व सिद्धांत बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है। फ्लिक वर्मन ने इस नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक रूप में प्रदान किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे का हम पहले नामांकन किसमें कराते हैं, तो हम पहले उसका मॉन्टेसरी और ये क्या नाम है प्ले स्कूल में कराते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्रम से वो बढ़ते वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जाता है। यानी धीरे धीरे क्रमबद्ध उसकी शिक्षा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक रूप प्रदान होता है और क्रमबद्ध व्यवस्था में ये क्या करते हैं, क्रमशः सामान्य फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर इसमें होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यता को 2 खंडों में विभक्त करते हैं। पहला खंड है क्रियात्मक या यांत्रिक योग्यता यानी मैकेनिकल और प्रैक्टिकल एबिलिटी। दूसरा शाब्दिक या शैक्षिक योग्यता यानी वर्बल और एजुकेशनल एबिलिटी। मानसिक योग्यताओं को इस क्रमिक महत्व के विभाजन को निम्नांकित चित्र के द्वारा समझाया गया है। आप चित्र को देख के समझ सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह समझ सकते हैं। इस चित्र को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग का पहला है जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर को हम लोग
ग्रुप फैक्टर में विभक्त करते हैं। यानी हम लोग जो वंशावली बनाते हैं, वंशावली की तरह इसको समझ सकते हैं, वंशावली की तरह जान सकते हैं, और उसको फिगर को देख के हम लोग फिगर को देख के आराम से समझ सकते हैं कि इस फिगर से हम उसको, जैसे दादाजी के, हमारे दादाजी के बाद उनके कितने लड़के, उनके बाद कितने ही, इस तरह ये क्रमिक यानी क्रमबद्ध तरीके से इसको बांट के हम समझ सकते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब छठा है 3 डायमेंशनल थ्योरी यानी त्रिआयाम सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर जेपी गिलफोर्ड ने किया। कब? 1967 में। इसे बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से बना है। क्या है? 3 तत्वों से बना है। पहला 3 तत्वों में पहला है संक्रिया, जिसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा है विषय वस्तु, जिसको कंटेंट कहते हैं। और तीसरा उत्पादन, जिसको हम लोग प्रोडक्ट या परिणाम भी कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए पहले विषय वस्तु, तब संक्रिया, तब उत्पादन, यानी विषय वस्तु को लेके हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं और हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। हम लोग अब इसको समझें कि संक्रिया क्या होती है। संक्रिया का मतलब क्या समझते हैं? संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, यानी हम किसी चीज को लेके, किसी विषय वस्तु को लेके और उसको हम ऑपरेशन करते हैं, अपने दिमाग में उसको सोचते हैं, चिंतन करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम उसको उसका प्रोडक्ट देते हैं। यानी संक्रिया का मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब, संक्रिया का अर्थ ज्ञान, स्मृति, उत्पादन तथा मूल्यांकन से है, जिसमें व्यक्ति का बुद्धि को काम में लाने का प्रयास अपनी क्रिया से करता है। यानी सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु को समझेंगे। विषय वस्तु का अर्थ क्या होता है? विषय वस्तु का अर्थ है व्यक्ति के रूप, आकार और सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारिक बिहेवियर से होता है। यानी बुद्धि चिंतन या मनन करने के लिए जिस सामग्री की सहायता लेता है, हम उसे विषय वस्तु कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि खेत में अनाज बहुत होता है, तो अनाज जो है हमारा विषय वस्तु है, और हम उस अनाज को क्या करते हैं? मशीन में डालते हैं। मशीन में, यानी मशीन में डालने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के बाद हमको क्या मिलता है? चावल के रूप में हमको उत्पादन तैयार हो जाता है, यानी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। यानी कॉन्टेक्ट को लेकर ऑपरेशन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता है। यानी विषय वस्तु क्या है? हमारा रूप, आकार, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहार से होता है। यानी बुद्धि चिंतन और मनन करने के लिए जिस सामग्री की सहायता ली जाती है, उसे हम विषय वस्तु कहते हैं। और तीसरा उत्पादन, यानी परिणाम क्या होता है? उत्पाद क्या होता है? यहाँ उत्पाद का अर्थ है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और प्रयोग से होता है। या कह सकते हैं कि संचिका और विषय वस्तु को लेकर जो प्रक्रिया का परिणाम आता है, यानी प्रक्रिया जो स्वरूप में प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, यानी परिणाम कहते हैं। तो इसको भी आप फिगर से समझ सकते हैं। ये क्या है? तो इसको फिगर से देखिए। फिगर से इसको हम लोग क्या करते हैं कि फिगर के रूप में हम लोग इसका वर्ग, यानी उसको मूल तत्वों को उप तत्वों में, बहुत सारे उप तत्वों में विभाजित करते हैं, और इसको डिब्बे के एक आकार का मॉडल बनाते हैं, और मॉडल बना के उससे बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं। हम उसे बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं। यानी ये जो हम लोग लूडो का छक्का समझते हैं, गोटी समझते हैं, उसी तरह का मॉडल होता है। और ये चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। चित्र में देखिए, ये क्या है? 3 डायमेंशनल है, और इसमें जो है इस मॉडल में 5 गुना 4 गुना 6 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें 120 सेल है। और 120 सेल का मतलब है कि अलग अलग बुद्धियों का योग्यता अलग अलग खंडों में है ना। जैसे हम किसी को कहते हैं कि ये
शब्द की योग्यता इसमें है, किसी का अंक की योग्यता है। तो ये सब अलग अलग विभाजन जो है, बुद्धि का विभाजन जो है अलग अलग उप तत्वों में विभाजित होता है ना। इसको हम निम्नांकित चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं, चित्र देख के आप उसको समझ सकते हैं। अब अंतिम जो है आपका तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यानी फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी है ना। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1963 ईस्वी में आरवी कैटल तथा हॉर्न के द्वारा किया गया। इसे कैटल तथा हॉर्न का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। दो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? तरल बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होता है कि तरल बुद्धि को हम जीएफ से भी डिनोट करते हैं। यह बुद्धि तर्क करने, चिंतन करने और किसी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता को कहते हैं। ये जन्मजात होती है और आयु के अनुसार इसका विकास होता है। यानी ज्यादा आयु जब हो जाती है, जैसे 80 साल का जब उम्र हो जाता है, तो ये तरल बुद्धि जो होता है भूलने का प्रयास करने लगता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और दूसरे दिन फिर जाते हैं तो आदमी पूछता है हमसे कि आप कौन हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसको हमको याद दिलाना पड़ता है कि अंकल जी कल जो हम आए थे वही हैं। यानी उसकी बुद्धि जो है समय के अनुसार, यानी जन्म से जो बढ़ते जा रहा है, जन्म जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका बुद्धि का भी विकास हो रहा है और बुद्धि के विकास के बाद उसका ह्रास भी हो रहा है। यानी वो भूल जाता है कि ये कौन है, तो हम उसको याद दिलाते हैं कि कल जो हम आए थे आपसे भेंट किए तो वही है, तब वो समझता है कि ये कौन है। ठोस बुद्धि स्थिर होता है। प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया गया या अर्जित किया गया बुद्धि को हम ठोस बुद्धि कहते हैं। यानी तरल बुद्धि जन्म से ही होता है और ठोस बुद्धि हम जो अर्जित करते हैं वो अर्जित किया हुआ बुद्धि को हम लोग ठोस बुद्धि कहते हैं। ये अनुभवों की भी बुद्धि कहलाती है। कौन? ठोस बुद्धि अनुभव, जो हम जैसे तरल बुद्धि हमको जन्म जो लेता है वो तरल बुद्धि का होता है, और यहाँ आके जो अर्जित किया जाता है, जो अर्जित करते हैं, जो अनुभव से प्राप्त करते हैं, उसको हम ठोस बुद्धि कहते हैं। तरल बुद्धि के उदाहरण के तौर पर आपको बताया भी कि ढलती उम्र के कारण भूलने की प्रक्रिया को हम तरल बुद्धि कहते हैं, और ठोस बुद्धि जो है बुद्धि स्थिर होता है और उसमें क्या है कि जैसे जैसे हम अर्जित करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर में वो बुद्धि स्पष्ट रहता है और स्थिर रहता है। तो ये हो गया आपको बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत आपका समाप्त हो गया, और इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर में बुद्धि के मापन पढ़ाऊंगा, और आप बुद्धि के सिद्धांत जितने पढ़े हैं उनको आप समझिए और इसको समझने के बाद शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।